2024 दिन शनिवार, हिंदी तिथि नवमी दसवीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश खबरों में देखेंगे दोस्तों, रिलायंस जियो के सभी यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते, पेंशन और बीमा समेत सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ा झटका है, क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी सरकार का एक बड़ा फैसला है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच लाओस से पीएम मोदी ने दुनिया भर में 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। युवाओं को हर महीने मिलेंगे 5-5 हजार रूपए। इस सरकारी योजना के लिए भी आवेदन आज से शुरू होने जा रहे हैं। बिजली बिल पर भी बड़ी खुशखबरी आई है। किसानों का बड़ा ऐलान, फिर से चक्का जाम करेंगे सड़कों पर। इसके अलावा और भी जानेंगे दोस्तों आज के मौसम समाचार, सरकारी नौकरियों की जानकारी, सोना चांदी के भाव समेत आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व गठिया दिवस। ये एक तरह की डिजीज है, इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं कल आपको पता होगा दुर्गाष्टमी और महानवमी का पर्व मनाया गया देश भर में बड़ी ही धूमधाम से। और अब आज दशहरा मनाया जाएगा। अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के त्योहार दशहरे की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों त्रेता युग में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। आज ही के दिन रावण को बुराइयों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली होने के साथ ही अहंकारी भी था। और इस दशहरे के पर्व पर प्रभु श्री राम से कुछ सीख लेनी चाहिए हमें अपने जीवन में। मुश्किलों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें और धैर्य कभी न छोड़ें, हमेशा पेशेंस बनाए रखें। और आज के दिन दशहरे के मौके पर देश भर में लंकापति रावण और उसके भाई कुंभकर्ण पुत्र मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। ऐसे में आज विजयादशमी पर रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये भी देख लीजिए दोस्तों। आज 12 अक्टूबर को रावण दहन का सही समय रहेगा सूर्यास्त के बाद से लेकर रात 10:30 बजे तक। हालांकि इसमें भी रावण दहन का सबसे उत्तम मुहूर्त शाम को 5:53 से शाम को 7:27 तक रहेगा, क्योंकि रावण दहन हमेशा प्रदोष काल में श्रवण नक्षत्र में ही किया जाता है। और दशहरे के दिन आज पूजन का जो विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2 बजे से लेकर 2:45 बजे तक पूजा का अच्छा समय रहेगा। देश भर में कई जगहों पर बड़ी बड़ी ऊंचाइयों के रावण के पुतले बनाए गए हैं। तो अगेन दोस्तों आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अब मैं आगे बढ़ूंगा खबरों में। देखिए आप फटाफट से, पीएम मोदी लाओस की 2 दिवसीय यात्रा करने के बाद दिल्ली पहुंचे। उन्होंने यात्रा को फलदायी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियंचन में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान साइबर सुरक्षा, समुद्री और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने का आह्वान भी किया। वैसे पीएम मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले दुनिया के पहले नेता बने पीएम मोदी। और इनके इस लाओस दौरे के दौरान भारत और लाओ ने रक्षा सहयोग और सीमा शुल्क समेत 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। एशियान समिट में पीएम बोले कि भारत के लिए पर्यटन वर्ष होगा आने वाला साल 2025। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी भारत की है। दुनिया के हर देश की संप्रभुता का सम्मान रखना चाहिए। और दुनिया में जो इजराइल ईरान वगैरह की जंग चल रही है, इस पर भी पीएम मोदी ने कहा कि यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं बल्कि तरक्की करने का है। देखिए ईस्ट एशिया समिट में बोले पीएम मोदी, आसियान देशों में एकता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये हमारे इंडो पैसिफिक विजन का हिस्सा है। इस सम्मेलन में चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल हुए। और कुल मिलाकर पीएम मोदी ने दुनिया भर में शांति और प्रगति के लिए पहल करते हुए संबोधन दिया इस लाओस समिट में। और इस दौरान पीएम ने दुनिया के कई राष्ट्र अध्यक्षों को भारतीय संस्कृति के अनमोल उपहार भी भेंट किए, जैसे चांदी का मोर, पीतल की मूर्ति, रंगीन मेज वगैरह वगैरह। और दुनिया के कई देशों के नेता प्रमुखों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम मोदी के बीच भी रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी मजबूत करने पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतो गतार्न शिनावात्रा से भी मुलाकात कर बधाई दी। और इस दौरान थाईलैंड भारत के व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने पर बातचीत भी हुई। वहीं मोदी ने लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का लाओस दौरा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में अब तक का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18% बढ़ा है। और सरकार ने टैक्स रिफंड के रूप में भी 2,31,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब तक सरकार ने कुल 11.25 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स वसूला है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा रहा है। वहीं देखिए खबर, देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 8 सप्ताह में पहली बार गिरा, $701 बिलियन पर आया। वहीं भारत के रुपये को लेकर भी बड़ी खबर आ रही कि इतिहास में पहली बार डॉलर के मुकाबले 84 पर पहुंच गया रुपया, क्योंकि अभी इजराइल ईरान वगैरह जंग के चलते क्रूड ऑयल की रेटें बढ़ी हुई है। गोल्ड सिल्वर भी अभी टॉप हाई पर चले। यही कुछ कारण है कि रुपये में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वित्तीय बाजार में रिलायंस कंपनी ने बड़ा दांव खेलते हुए जियो फाइनेंस ऐप पर ग्राहकों के लिए कई नई सुविधाओं का ऐलान किया है। मुकेश अंबानी की तरफ से घोषणा की गई है। अब जियो फाइनेंस एक ही मोबाइल ऐप के जरिए आपको सस्ता लोन मिल पाएगा। इसी ऐप पर इंश्योरेंस यानी कि बीमा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की सुविधा भी मिलेगी। रिलायंस ग्रुप की तरफ से जियो फाइनेंस ऐप का यह नया वर्जन लॉन्च किया है और अब इस ऐप में आपको ये नई फैसिलिटी मिलेगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, महादेव बेटिंग ऐप का मालिक डिटेन हुआ। इंटरपोल ने दुबई में पकड़ा इसको। महादेव जो कि सट्टेबाजी का मोबाइल ऐप है जिसमें कई लोगों ने पैसा गंवाया, इसका मालिक नाम है सौरभ चंद्राकर। ये दुबई में गिरफ्तार हो चुका है। जल्दी इसे भारत लाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरपोल के अधिकारियों ने इसको पकड़ा है और 7 दिन के अंदर ये भारत लाया जा सकता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पीएम इंटर्नशिप योजना के आवेदन आज से शुरू होंगे। युवाओं को हर महीने 5-5 हजार रुपए मिलेंगे इस योजना से जुड़ने के बाद इंटर्नशिप करने के दौरान। तो आज 12 अक्टूबर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं युवा। जो कि उम्मीदवार pminternship.mca.gov.in इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर
कर सकते हैं। मैंने शेयर मार्केट में निवेश करने का लोगों का क्रेज बढ़ रहा दिनों दिन। बीते एक महीने में ही 44 लाख से ज्यादा डीमेट अकाउंट खोले गए। सेबी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं सेबी ने डीमेट खाते के नियम लागू करने की तारीख को भी बढ़ा दिया। वैसे तो ये नियम 14 अक्टूबर से लागू होने वाले थे, लेकिन अब सेबी का कहना कि इन नियमों को 11 नवंबर से लागू किया जाएगा। वहीं दोस्तों इंडियन आर्मी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। चीन सीमा के नजदीक भारतीय सेना को मिला अग्नि अस्त्र। सेना प्रमुख ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, क्योंकि इंडियन आर्मी की ताकत इससे और ज्यादा बढ़ेगी। ये एक तरह का मल्टी टारगेट पोर्टेबल डिवाइस है, जिसे कि इंडियन आर्मी अपने डिफेंस के लिए काम ले पाएगी। वहीं भारतीय सेना को जल्दी नया हथियार भी मिलने वाला है, जो कि 1800 फीट की ऊंचाई पर भी मार सकता है। भारतीय सेना की मारक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1500 लॉन्च सिस्टम और सिमुलेटर के साथ 20,000 से ज्यादा नई पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंडियन आर्मी को मिलने वाली है। तो इससे भी भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। वहीं थल सेना ने भी तैयार किया T-90 भीष्म टैंक का नया संस्करण भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। इजराइल ईरान तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की। पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा हुई। और वहीं खबर है अब कि इजराइल ने लेबनान में यूनाइटेड नेशंस पोस्ट पर भी हमला किया। यहाँ बॉर्डर पर हमारे भारत के भी 600 भारतीय सैनिक तैनात हैं, तो भारत ने कहा कि इनकी सुरक्षा जरूरी है। दोस्तों जब से दुनिया में इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन जैसी बड़ी जंग शुरू हुई, उसके बाद दुनिया के कई देशों ने अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है। और भारत की सरकार ने भी अपने पिछले बजट में भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, राइट, जिससे कि डिफेंस कंपनियों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। आप भी इसे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो डिफेंस स्टॉक में इन्वेस्ट करना इस वक्त सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम इन स्टॉक को ढूंढे कैसे? तो इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है लेमन। यहाँ पर आपको सारे अच्छे सेक्टर्स के स्टॉक की नॉलेज मिलती है, जिससे कि हमारा समय बचता है। और खास करके अगर आप इस मार्केट में नए हो तो। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो है लेमन के बारे में इनका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इसे पहली बार यूज कर रहा हूँ और सोचने समझने में टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तुरंत ही सारे फीचर समझ आने लगे। प्लस एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी, जो लोगों को बहुत काम भी आएगी, वो है इनका 0 ब्रोकरेज फीस पहले महीने के लिए। यानी कोई एक्स्ट्रा पैसा देने का स्ट्रेस नहीं होगा किसी को भी। और इनका एनुअल मेंटेनेंस फी भी 1 साल के लिए 0 है। लोग अक्सर ये फी वगैरह देने के झंझट से बचना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म ने लोगों की ये समस्या सोल्व कर दी है। कौन सा स्टॉक अभी ट्रेंड कर रहा है ये आप पता लगा सकते हैं इनके इन्वेस्ट इन सेक्टर ऑप्शन से। ये फीचर आपको कई डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फिनांस, एनर्जी में भी इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और आप यहाँ IPO, म्यूचुअल फंड, वेराइटी ऑफ स्टॉक्स को ब्राउज और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। फिर मैं पहुंचा इनके टॉप एनालिस्ट रेटिंग सेक्शन में। यहाँ पर आपको सारे रिकमेंडेशंस मिलते हैं कि कौन से स्टॉक को बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। और ये सारे रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट एनालिस्ट के होते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर रिसर्च पर बेस्ड है। तो मुझे तो ओवरऑल ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा लेमन। आप भी इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करके जरूर देखिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ है, जिससे कि महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा और तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। चलिए खबर है ईडेबल ऑयल यानी कि खाने के तेल पर एक रिपोर्ट आ रही है कि बीते महीने सितंबर में खाद्य तेलों का आयात 29% तक घटकर 10.64 लाख टन पर पहुंचा है। और ये आंकड़े बताते हैं कि जल्द ही खाने के तेल के रेट कम हो सकते हैं, भाव घट सकते हैं, मतलब क्योंकि अब कम से कम तेल इंपोर्ट किया जा रहा है भारत में, है ना। चलिए खबर है पंजाब सरकार की तरफ से छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। पंजाब में आज बंद रहेंगे सेवा केंद्र। दशहरे के चलते पंजाब सरकार ने छुट्टी का फैसला लिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, रतन टाटा श्री के सम्मान में अब महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी घोषणा की। कहा कि महाराष्ट्र में टाटा के नाम से उद्योग पुरस्कार दिया जाएगा। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी क्षमता से काम किया जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार अब उद्योग रत्न पुरस्कार नाम से उनकी स्मृति में ये पुरस्कार देने की घोषणा की है। जो अच्छे कारोबारी होंगे उन्हें उनके नाम पर मतलब अवार्ड दिया जाएगा, है ना। वहीं रतन टाटा के सम्मान में बिहार सरकार की नई पहल देखिए, बिहार डाक परिमंडल ने भी विशेष कवर जारी किया। वैसे अब रतन टाटा श्री के बाद नोएल टाटा होंगे रतन टाटा के उत्तराधिकारी। टाटा ट्रस्ट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया और अब नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए। ये रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। पहले से ही ये 2 फैमिली ट्रस्ट में शामिल हैं। अब इन्होंने कहा कि मैं विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों। टेस्ला कंपनी ने अपनी पहली ऑटोनोमस रोबो टैक्सी रिवील की। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर वाली साइबर केब जो कि बिना ड्राइवर के चलेगी। और टेस्ला ने एक साइबर वैन भी पेश की है। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर के बनने वाले मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने LG से मुलाकात की और जम्मू में सरकार बनाने के लिए उन्होंने पार्टियों के समर्थन पत्र भी सौंपे। आने वाले 16 अक्टूबर को जम्मू में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की संभावना है। वहीं दोस्तों कलकत्ता ट्रेनिंग डॉक्टर का जो मामला चल रहा है उस पर खबर आ रही कि भूख हड़ताल पर कुछ डॉक्टरों की हालत काफी गंभीर हो गई। बेहोश होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई। और अब IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र भी लिखा और उसमें कहा कि डॉक्टरों की मांगों पर फौरन एक्शन लें। ममता सरकार से डॉक्टरों की ये 9 मांगे हैं, मैंने आपको बताया था पहले ही। चलिए अगली खबर देखिए। कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया। कहा कि कर्नाटक राज्य के स्थापना दिवस पर कन्नड़ झंडा फहराएं। डिप्टी CM बोले कि कोई भी व्यक्ति कन्नड़ भाषा जाने बिना कर्नाटक में नहीं रह सकता है। 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस
दिवस है और इस मौके पर राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक भवन, कारखानों वगैरह पर कन्नड़ झंडा फहराना होगा। ये राज्य सरकार की तरफ से एक अजीब सा आदेश जारी किया गया। वहीं महंगाई पर खबर आ रही दोस्तों की 1 महीने पहले तो टमाटर के भाव 40 रुपए किलो थे, लेकिन अब देश के अधिकतर राज्यों में टमाटर की कीमतें 100 रुपए किलो पहुंच चुकी हैं। हालांकि दिल्ली में भले अभी सरकार सस्ते टमाटर बेच रही है, लेकिन सब जगहों पर तो नहीं बेच पाती है ना। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 10 दिन बाद टमाटर के दाम कम हो सकते हैं। हालांकि प्याज के भाव थोड़े गिरे हैं क्योंकि नई फसल आने के बाद थोड़ी रेटों में कटौती देखने को मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। नई सरकार बनने से पहले ही उनकी बीमा राशि को 30 से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है और आंशिक विकलांगता होने की राशि पर भी 10 गुना की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले यह बड़ा तोहफा दिया है। जो सरकारी कर्मचारियों की बीमा राशि थी ना, उसको तो 20 लाख बढ़ा दिया, 30 से बढ़ाकर 50 कर दिया। इसके अलावा कर्मचारियों का परमानेंट टर्म इंश्योरेंस भी दुगुना कर दिया है, इसे भी 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया सीधा। और विकलांगता वगैरह की राशि में भी कितनी बढ़ोतरी की गई देख सकते हैं आप जानकारी भी। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने ऑर्डर भी जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भाषण में वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बिजली बिल आधा कर देंगे। तो उनकी इस घोषणा पर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल बोले कि ये देखो फ्री की रेवड़ी अमेरिका तक पहुंच चुकी है। ओबामा ने भी ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि बच्चों का डायपर भी नहीं बदला होगा। चलिए खबर है दोस्तों, जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को मिला 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार। ये जापान का एक संगठन है। इसमें हिरोशिमा नागासाकी हमले के पीड़ित भी शामिल हैं। परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम चलाई थी इस संगठन ने। यही वजह है कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार इसको दिया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर देखिए। सेना कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहाँ सिक्किम में सेना कमांडरों का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इस दौरान सीमा सुरक्षा पर फोकस बनाए रखने की भी बातें कही रक्षा मंत्री ने और सेना कमांडरों में जोश भरते हुए बोले कि देश की सुरक्षा में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच दोस्तों इंडियन आर्मी के जवानों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया। भारतीय नौसेना ने नौसेना के नागरिकों के बीमा कवरेज के लिए बजाज अलियांस के साथ एक साझेदारी भी की है, जिससे कि नौसेना नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा मिल पाएगी। और वहीं विदेशों में बसे पूर्व सैनिकों और गोरखाओं की पेंशन को लेकर भी सरकार की तरफ से नए निर्देश जारी किए गए। स्पर्श सेवाओं का भी अब फायदा मिल पाएगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारतीय सेना के जवानों के जो पूर्व रिटायर्ड जवान हैं, उनके लिए भी ये कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक तो रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए ऑनलाइन स्पर्श सिस्टम भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा डिफेंस पेंशनर्स के लिए ये नए दिशा निर्देश आप देख सकते हैं। सरकार ने एक समर्पित ईमेल आईडी भी बनाई है। इस पर रिटायर्ड जवान पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई दिक्कत है तो सरकार से संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल इन सेवाओं के लिए किया जा सकेगा, है ना। और भारतीय नौसेना पर एक और अपडेट आ रहा है कि नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन 28-29 अक्टूबर को होगा। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में हॉल संख्या 14 में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, बीएसएनएल यूजर्स के लिए अच्छी खुशखबरी है और इससे जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी भी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले अप्रैल 2025 में बीएसएनएल अपने यूजर्स के लिए एक बड़ी सुविधा ला रही है। बीएसएनएल जो कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, अभी देश भर में अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रही है, अपग्रेड भी कर रही है। इस बीच बीएसएनएल की प्लानिंग है दोस्तों कि आने वाले कुछ महीनों में अपने 4G टावर की संख्या को 24,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा, जिससे कि देश भर में यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी और इंटरनेट सुविधाएं मिल पाएगी, है ना। बीएसएनएल और भी 54,000 4G टावर इंस्टॉलेशन की तैयारी में है। खास करके ग्रामीण ग्राहकों पर नजर रहेगी ताकि गाँव में भी लोगों को अच्छे नेटवर्क मिल सके। चलिए अगली खबर देखिए। एक सर्वे में रिपोर्ट सामने आ रही कि किसानों की मासिक घरेलू आय तो 57% तक बढ़ी है, लेकिन पिछले 5 साल में खेती करने की जमीन में 1/3 तक की गिरावट देखी गई। सर्वे के अनुसार 2016-17 से लेकर 21-22 तक के आंकड़े आप देख सकते हैं। वहीं एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए वैज्ञानिकों द्वारा जारी की गई कि निगरानी वाले वन्य जीवों की आबादी 5 दशक में 73% तक घटी है। गिद्धों की प्रजातियों पर भी खतरा मंडरा रहा और WHO की तरफ से भी एक नया प्लान बनाया गया। साल 2026 तक खसरा रुबेला उन्मूलन की तैयारी की जा रही है। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के लिए WHO की तरफ से यह नया प्लान बनाया, खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत सरकार ने चेतावनी जारी की, कहा कि खतरे से खाली नहीं है इन ब्राउजर का इस्तेमाल करना। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT की तरफ से हमारे देश भर के सभी इंटरनेट यूजर्स के लिए ये चेतावनी जारी की है और ये चेतावनी है मोजुला फायरफॉक्स ब्राउजर के लिए। सरकार ने कहा कि किसी भी वक्त आपका फोन भी हैक हो सकता है अगर आप भी फायरफॉक्स ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो या तो कुछ समय के लिए आप ब्राउजर को डिलीट कर दें, क्योंकि अभी इसमें कुछ खामियां, मेलवेयर, वायरस वगैरह पाए गए हैं इन वर्जन में, या आप नया अगर अपडेट जारी हो चुका तो फायरफॉक्स का लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लिया ना। और टेक न्यूज से एक और खबर देखिए। गूगल ने एक नया AI टूल पेश किया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई हुई तस्वीरों को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, गूगल फोटोज फिल्टर कर देगा इनको। वहीं भारत के औद्योगिक ग्रोथ पर खबर आ रही कि अगस्त में औद्योगिक उत्पादन मामूली रूप से कम हुआ, 0.1% की गिरावट हुई, सरकारी आंकड़े जारी हुए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। NPS के न्यू रूल्स लागू हुए हैं। NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम
से जुड़े नियमों में बदलाव किया है सरकार ने और एनपीएस के लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा। एक तो नए नियम के मुताबिक सस्पेंशन में भी अब एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जारी रख पाएंगे। मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी सस्पेंड भी हो गया ना तो भी उनके एनपीएस अकाउंट में वो चाहे तो पैसा जमा होता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोबेशन के दौरान भी कंट्रीब्यूशन करना अनिवार्य होगा। तीसरा बदलाव, कंट्रीब्यूशन जमा करने में देरी होने पर ब्याज समेत पूरा पैसा वापस मिल पाएगा। मतलब अगर एनपीएस सिस्टम की वजह से कंट्रीब्यूशन में कोई गलती होती है तो उसे ब्याज समेत लाभार्थी के पेंशन अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो ये 3 नए नियम एनपीएस योजना से जुड़े लागू हो चुके हैं। बहरहाल अभी तो कुछ किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना। ताकि देखिए आप, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2-3 दिन तमिलनाडु, गोवा, गुजरात समेत कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून हालात देखे दोस्तों। आर्थिक राजधानी मुंबई में देर रात आंधी और तेज बारिश देखी गई, कई उड़ानें भी प्रभावित हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। देखिए राजस्थान के भी 9 जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। अगले 2 दिन तेज बरसात की संभावना। नया सिस्टम बनने की वजह से मौसम फिर से बदला है। मध्य प्रदेश में भी भोपाल में बूंदाबांदी हुई। इंदौर समेत कई जिलों में बरसा पानी। अगले 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर के बाद शुरू होगी मानसून की वापसी। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। और बिहार में देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि दुर्गा पूजा, दशहरे पर मौसम साफ रहेगा। 18 जिलों में तकरीबन 3.25 लाख बाढ़ पीड़ितों के खातों में 225 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। और झारखंड के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 खिलाड़ी समेत 4 लोगों की जान भी चली गई। हरियाणा के 8 जिलों में अब ठंड की एंट्री हुई। 24 घंटों में ही तापमान में 1 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। पंजाब, चंडीगढ़ में भी सुबह शाम शीतलहर चलना शुरू हो गई है। हिमाचल के ऊंचे इलाकों में शीतलहर का कहर शुरू हुआ। और वे अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिटेल्स आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते दोस्तों। तो देखिए आज सोने चांदी के दाम में फिर से तेजी देखी गई। सोना 785 रुपए बढ़कर 75,623 पर पहुंचा। चांदी में 1610 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई और अभी चांदी का रेट 89,963 रुपए प्रति किलो बिक रही है। ठीक है, मार्केट के हालातों पर नजर डालें तो देखिए सेंसेक्स में 230 अंक की गिरावट दर्ज हुई। निफ्टी भी 34 अंक फिसला। वहीं रिलायंस कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजे 14 अक्टूबर को आएंगे। इसके स्टॉक पर नजर रखें। बीते 1 महीने में 5% से ज्यादा गिरा कंपनी का शेयर। और सेबी ने ट्रैफिकसोल आईटीएस कंपनी पर स्टॉक लिस्टिंग पर ही रोक लगा दी है और एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया है आईपीओ की इनकम को भी। कुछ नियमों में उल्लंघन के चलते ये लिस्टिंग पर रोक लगा दी है। वहीं खबर है दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर डालेगा देश के सबसे बड़े आईपीओ में पैसा। हुंडई इंडिया जल्दी अपना आईपीओ ला रही, मैंने आपको बताया था अपडेट। तो इसमें कई विदेशी निवेशक भी निवेश करने जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारत के टॉप 100 अमीरों की संपत्ति पहली बार 90 लाख करोड़ के पार हुई। बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति एक साल में 40% तक बढ़ी। 2020 की तुलना में तो मानो दुगनी हो गई। जबकि जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनकी कमाई में इतनी बढ़ोतरी नहीं होती है। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि अमीर दिनों दिन अमीर होता जाता है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है। ये फासला बढ़ रहा हमारे देश में। कहीं न कहीं सरकार को मध्यम वर्ग के लोगों और गरीबों को ऊपर उठाने के लिए कुछ अच्छे फैसले लेने चाहिए, नई योजनाएं लानी चाहिए। राइट, अपने सोने की तस्करी पर कसा शिकंजा। भारत बांग्लादेश सीमा पर 4.5 किलो सोने के साथ एक तस्कर को पकड़ा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश के 4 राज्यों में सूचना आयोग बिल्कुल निष्क्रिय है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूचना आयुक्त न होने की वजह से कई मामले लंबित पड़े हैं। जो राइट्स टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट है ना, 4 राज्यों में काम ही नहीं कर रहा। मतलब यहाँ लोगों को इस एक्ट का फायदा ही नहीं मिल पा रहा है। और वो 4 राज्य हैं गोवा, झारखंड, त्रिपुरा और तेलंगाना। हालात देखिए मतलब राज्य सरकारों के आप। और वही खबर है दोस्तों, झारखंड में देखिए चुनाव से पहले लाल आतंक पर नकेल कसने के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ समेत 10,000 सीएपीएफ जवानों की अग्रिम तैनाती भी की गई। गृह मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है। और वही खबर है, इंडिया बाइक वीक 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया। 6-7 दिसंबर को गोवा में होगा इसका आयोजन। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए हिमाचल सरकार ने भी दिवाली पर तोहफा देते हुए 4% डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इस महीने 28 तारीख को मिल जाएगा वेतन, पेंशन वगैरह भी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बड़ी घोषणा की है। वहीं सरकार ने 75 साल से ज्यादा आयु के पेंशनरों को एरियर भी एक साथ जारी करने का फैसला किया है। और ये महंगाई भत्ता भी बढ़ा हुआ 1 जनवरी 2023 से ही मिलेगा। और एक रेल दुर्घटना पर खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में रेल हादसा हुआ। खड़ी मालगाड़ी से टकराई बिहार जाने वाली मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन। 2 डिब्बों में आग भी लग गई। इस ट्रेन के बाद कई यात्रियों के घायल होने की संभावना है। चलिए खबर है, नेटवर्क योजना समूह की 81वीं बैठक में प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। वहीं देखिए सरस आजीविका मेला 13 अक्टूबर से हरियाणा गुरुग्राम में आरंभ होगा। 30 राज्यों की 900 से ज्यादा ग्रामीण महिला हस्तशिल्प इस मेले में भाग ले रही है। खबर है, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारे देश के बैंकों और गैर बैंकिंग इकाइयों यानी कि एनबीएफसी समेत सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी करते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान सेवाओं में दिव्यांग लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाए। और खबर है, नई दिल्ली में इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का भी आयोजन किया गया। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रधान सचिव हैं डॉक्टर पीके मिश्रा, उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश भी जारी किया। और खबर है, कैमूर को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की भी मंजूरी मिली।
केंद्र सरकार की तरफ से ये अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया, क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। 15 नवंबर 2024 से ही ये नए नियम लागू होंगे, अगले महीने से मतलब। और इसके तहत आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज यानी ट्रांजेक्शन फीस के रूप में शुल्क देना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही नियम एसबीआई ने भी लागू किया था, मैंने आपको बताया था अपडेट हाल ही में कुछ दिनों पहले। चलिए अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि अब कभी गठबंधन नहीं करेगी हमारी पार्टी, भाजपा कांग्रेस से भी दूर रहेंगे। चलिए अगली एक अच्छी खुशखबरी है, अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे शादी, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ऐलान किया गया है, अब प्रदेश में पंचायतों की ओर से जारी किए जाने वाले ये सभी तरह के प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे आपको घर बैठे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, यूपी सरकार का नया प्लान, यूपी में मेगा ई नीलामी के जरिए होगा औद्योगिक और व्यवसायिक भूखंडों का आवंटन। 25 अक्टूबर को ये नीलामी शुरू होगी, आप भी इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इस बीड में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा वैसे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक और अच्छी खबर तो ये है कि बिजली महंगी नहीं होगी। प्रदेश के 3 करोड़ से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को दीपावली से पहले योगी सरकार ने ये बड़ी राहत दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन और बिजली कंपनियों के जो टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव थे उन सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। हालांकि कंपनियों ने 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा दर्शाया था, उसके बावजूद भी सरकार ने इनकी नहीं मानी है और इस तरह से लगातार 5 सालों तक बिजली की दरें ना बढ़ाने वाला उत्तर प्रदेश राज्य हमारे देश का पहला राज्य बन चुका है। तो ये यूपी वासियों के लिए अच्छी राहत की बात है ना। अच्छा किसानों के फिर से आंदोलन पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, किसानों ने बड़ा ऐलान किया, कल 13 अक्टूबर को पूरे पंजाब में रोका जाएगा सड़क यातायात। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पंजाब में राज्य व्यापी चक्का जाम करने की घोषणा की है किसानों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर। पंजाब चंडीगढ़ में किसान नेता राज्यपाल की तरफ से भी ऐलान किया गया, कहा कि 3 घंटे प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। राजस्थान में सस्ता होगा इलाज कराना, क्योंकि अलग से शुरू होंगे हॉस्पिटल, वेज नॉन वेज खाना, धर्म के अनुसार पूजा स्थल, होटल्स वगैरह भी जुड़ेंगे। 5 आयुष सेंटर बनाए जाएंगे। राजस्थान के टूरिज्म को भी अब हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। वहीं राजस्थान को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म स्टेट बनाने के लिए भी सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और सरकार ने इस पॉलिसी को हिल इन राजस्थान नाम दिया है। वहीं खबर है दोस्तों, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 1882 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। 18 अक्टूबर को इस समिट का आयोजन होगा। अच्छा राजस्थान पुलिस ने भी एक नया प्लान बनाया है, अब बदमाशों की पहचान आसानी से हो पाएगी, क्योंकि प्रदेश में 2 लाख बदमाश और अपराधियों का डेटा उनके फिंगरप्रिंट डिजिटल बैंक में जमा किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के 8 अस्पतालों का आयुष्मान लाइसेंस रद्द हुआ। पैकेज में अनियमितता और कुछ लापरवाहियों के चलते छत्तीसगढ़ रायपुर के सिटी 24 समेत कई अस्पतालों पर यह कार्यवाही की गई है। अच्छा छत्तीसगढ़ में एक और आदेश जारी हुआ कि ग्रेजुएशन में अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे एमबीबीएस के स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ में सेवा नौकरी करने पर भी रोक लगा दी है। कॉलेजों में जमा कराना होगा एफिडेविट, प्रिंसिपल करेंगे मॉनिटरिंग भी, यानी अब एमबीबीएस डॉक्टर पीजी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। समाज सेवा का बहाना भी नहीं चलेगा। ये छत्तीसगढ़ में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए सख्त नया नियम लागू कर दिया। अच्छा वहीं छत्तीसगढ़ में दोस्तों 517 मेगावाट बिजली सोलर से बनाई जाएगी। नांद गांव में देश का पहला सोलर प्लांट लगने जा रहा, जहां बैटरी स्टोर होगी बिजली, और भिलाई में फ्लोटिंग प्लांट लगाया जाएगा। मतलब एक जगह से बिजली जनरेट होगी, दूसरी जगह स्टोर की जाएगी, उसके बाद लोगों को बिजली सप्लाई मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली के एक स्कूल स्टूडेंट ने बनाया सस्ता एयर प्यूरिफायर, जो कि 1 घंटे में 90% तक प्रदूषण कम कर सकता है। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ भी 15 तारीख को ली जा सकती है। पीएम मोदी भी पहुंचेंगे, इसमें तैयारियां चल रही हैं। 50,000 लोग आएंगे और शपथ ग्रहण से पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी घोषणा की, कहा कि 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद ही मैं शपथ लूंगा। रोजगार को लेकर नायब सिंह सैनी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। और देखिए हरियाणा रेवाड़ी में भी डेंगू के मरीज बढ़े, एक ही दिन में 11 पॉजिटिव केस मिले, 16 का अस्पताल में इलाज चल रहा, आंकड़ा कुल 110 तक पहुंचा। खबर है दोस्तों, पंजाब जालंधर समेत कई जिलों में 15 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहेगी। पंचायत चुनाव को लेकर ये फैसला लिया गया। वहीं रेलवे से खबर देखिए, यूपी बिहार राजस्थान की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी हुआ। 20 दिन में 5 मंडलों से 76 स्पेशल ट्रेनों के 285 फेरे लगेंगे, जिससे तकरीबन 5 लाख यात्रियों को राहत मिलेगी। और वहीं खबर देखिए, मोदी सरकार ने दशहरे से पहले बिहार को भी बड़ा गिफ्ट दिया। 17,921 करोड़ रुपए जारी किए हैं बिहार के विकास के लिए स्पेशल पैकेज के रूप में। कर हिस्सेदारी के तहत बिहार को यह धनराशि दी गई। चलिए खबर है, देसी गाय खरीदने के लिए 33,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी ये राज्य सरकार। गौशाला के लिए भी मिलेंगे 8,000 रुपए। हिमाचल सरकार की तरफ से किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को देसी गाय खरीदने पर अनुदान देने की फैसला लिया गया। वहीं देखिए, पंजाब में सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायतों की संख्या दुगनी हुई। 3798 पंचायतों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से सर्वसम्मति से पंचायतें चुनने की मुहिम रंग लाई है और ये फायदा होगा पंचायतों को। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट आ रही है कि 6ठी 9वीं के तकरीबन 4.5 लाख स्टूडेंट को साइकिल मिलनी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 18,500 स्टूडेंट को ही मिल पाई। और सरकारी नौकरियों से जुड़े कुछ बड़े फैसले देखिए आप। उड़ीसा पुलिस सिपाही भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब इसमें आप 30 अक्टूबर तक अप्लाई कर पाएंगे। ये कांस्टेबल की भर्ती है, जिसमें टोटल 1360 पोस्ट है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी ग्रेजुएट्स के लिए टीचर्स के 6025 पदों पर भर्ती का
नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। उड़ीसा सरकार की तरफ से ये टीचर का भी रिक्रूटमेंट जारी किया गया। ये पोर्टल ऑनलाइन है जिसके जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 9 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, अभी इसकी लास्ट डेट कोई जारी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो आप चाहें तब अप्लाई कर दें फटाफट से। और वहीं देखिए एनसीईआरटी का प्लान 2025-26 सेशन के लिए 15 करोड़ किताबें छापेगा। 7वीं 9वीं और 11वीं क्लास के लिए नई किताबें आएगी। और वहीं दोस्तों GMAC ने एनमेट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। 13 अक्टूबर तक पंजीकरण का मौका है। और वहीं CBSE ने भी कक्षा 9वीं और 11वीं को लेकर स्कूलों को खास निर्देश जारी किए। कहा कि जिन स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बाकी है 16 अक्टूबर तक बिना लेट फीस के उनको रजिस्ट्रेशन कर लें संगम पोर्टल पर जाकर। और इसके अलावा भी CBSE स्कूलों की 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर और शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, है ना। वहीं NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से भी MBBS स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन जारी की गई है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। और इस गाइडलाइन के मुताबिक छात्रों को ये काम इसमें सिखाए जाएंगे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कुंभ राशि के बैंकिंग सेक्टर के लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है और कर्क राशि वालों को उपलब्धि मिलने के योग है। मिथुन राशि के लोग जीवन में सकारात्मक बदलाव करें। कन्या राशि के लोग काम की गति तेज करने की जिद न करें। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और